आपके एज ग्रुप के हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन बराबर है कि नहीं, ये आपके डॉक्टर डिसाइड है। तो एक बार डॉक्टर के पास जाना बनता है आप। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। ओके, और रहा आपका अगर हाई रिस्क ग्रुप है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अभी फैमिली हिस्ट्री हाई रिस्क ग्रुप में काफ़ी बार बोल चुकी है, तो लेट मी एक्सप्लेन। आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी आपके मम्मी और फादर के साइड पे किसी को, जैसे आपकी खाला, आपकी नानी, आपकी मम्मी, किसी को भी आपके ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है, ठीक है, तो ये आपका कैंसर रिस्क बढ़ा देता है, आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि हर लेडी को कैंसर हो रहा है, तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन के लिए। बहुत महंगा टेस्ट होता है, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, बट अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रांग रहेगा तो खुद आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग है, अगर 20 to 25% से ज़्यादा का रिस्क है आपका, जैसे मैंने बोला एज की वजह से, पहला बच्चा लेट उम्र से नहीं बच्चा हो रहा है उसकी वजह से, पहले कोई बीमारी ब्रेस्ट की हुई थी, गांठ हुई थी, जिसकी वजह से आपकी बायोप्सी हुई थी और उसमें कुछ अजीब टेस्ट आया था, तो आपको MRI और एक्सरे मैमोग्राफी दोनों करवाना है एन्युअली, हर साल 30 साल की उम्र से स्टार्ट करते हुए, तभी आपको 45 ईयर्स तक नहीं रुकना, ठीक है। सेकेंड थर्ड इज स्क्रीनिंग में दवाइयों का जो हमने बात किया वो ऑलरेडी हो चुका है, ये था ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड। नेक्स्ट आई विल स्पीक अबाउट बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे कैंसर्स होते हैं जिनके स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। तो दूसरे स्क्रीनिंग्स में आप क्या कर सकते हो, सबसे कॉमन है अतड़ी का कैंसर, बड़ी अतड़ी का कैंसर। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने कोलोनोस्कोपी का नाम सुना रहेगा, बहुत लोगों को कोलोनोस्कोपी बोल दिया जाता है, अपर जीआई स्कोपी बोल दिया जाता है। तो ऊपर की जो अपर जीआई स्कोपी, OGD स्कोपी जो बोलते हैं, वो आपकी खाने की नली का कैंसर और पेट का कैंसर, ज़रूरी नहीं हर पेशेंट में करना है, बट अगर उसमें कुछ अबनॉर्मल आया, आपने समझिए किसी और चीज़ के लिए पेट में गैस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एसिडिटी के लिए आपने करवा लिया, उसमें कुछ अबनॉर्मल रिपोर्ट अगर आ जाता है तो आपको रेगुलरली वो स्कोपीज़ के साथ फॉलोअप करना है। और अगर उसमें डॉक्टर जो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये अबनॉर्मल है, तो वो एक छोटा सा टुकड़ा लेके बायोप्सी के लिए भेज देंगे, ठीक है। हमेशा दिखने पे कैंसर समझ में नहीं आता है, उसको बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट में भी जैसे कोई गांठ मिलती है, उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें देखने पे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है कि हाँ ये हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो बायोप्सी पे कंफर्म हो वो कैंसर है, ठीक है। उसके बगैर ना आपका कोई ट्रीटमेंट चालू हो सकता है, ना आपको कोई सर्जरी एडवाइस करेगा, फाइन, ठीक है। तो पेट के कैंसर के लिए, कोलन कैंसर्स के लिए कोलन कैंसर के लिए नॉर्मली कोलोनोस्कोपी एक है, उसके रिकमेंडेशंस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, वापस यहाँ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके फैमिली में किसी को अतड़ी का कैंसर था, ओके, या अतड़ी के कैंसर से एसोसिएटेड कुछ कंडीशंस है जो ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगी, जब आपको कोई तकलीफ होगी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको टेस्ट करवाएंगे, सारे स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आपको ये फलाना बीमारी है जो फ्यूचर में जाके अतड़ी के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्री रिक्विजिट है, मतलब पहले का स्टेज है। तो उस स्टेज के लिए आपको वो एडवाइस करेंगे कि आपको अब इस हिसाब से स्कोपी करनी है, कोलोनोस्कोपी करनी है, स्टूल टेस्ट करना है, स्टूल में ब्लड आ रहा है उसको ध्यान में रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये करना है, ठीक है। और रही बात आपके लिवर कैंसर और बाकी सारे कैंसर्स की, उसमें कुछ टेस्ट बोले जाते हैं, जैसे आप सोनोग्राफी कर लो, कुछ ब्लड टेस्ट है, बट उसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रिवेंट। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अतड़ी का कैंसर जो तो कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर हम बोलते हैं। तीसरा होता है आपका ईसोफेजियल या गैस्ट्रिक कैंसर। तो ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी बेनिफिशियल है और जो है वो है। चौथा है लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। इंडिया में इतना कॉमनली डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं। ये खांसी होती रहती है, लंग में इन्फेक्शन होते हैं, मतलब लंग इन्फेक्शन बोल के काफ़ी सारे लोग उसको ऐसे ही दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो डिटेक्शन रेट काफ़ी लो है हमारा लंग कैंसर का। तो लंग कैंसर के लिए एक्सरे चेस्ट इज़ गुड, बट बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड है CT स्कैन। अब CT स्कैन हर पेशेंट को हम एनुअली नहीं करा सकते, बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिस्क होता है उसमें।
तो उसमें एक स्पेशल सीटी स्कैन होता है, लो डोज सीटी स्कैन, जिसमें रेडिएशन रिस्क कम होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं तो आप एक लंग स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए, आपका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर बहुत सारे डॉक्टर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो कहीं देखिए कि आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास कहीं कैंसर का रिस्क तो नहीं बढ़ गया है। और स्पेशली आपका रिस्क सबसे हाई है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या एनी फॉर्म ऑफ बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो लंग कैंसर के केस में आपको ये सारी चीज़ें याद में रखनी है, ओके। और उसके बाद आता है आपका सबसे कॉमन सर्वाइकल कैंसर। पैप स्मीयर के बारे में आपने सुना रहेगा। एनीबडी नोज अबाउट पैप स्मीयर? ओके, पैप स्मीयर एक साइटोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए हम करते हैं। नॉर्मली जब आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अदर देन द टाइम जब आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब नहीं होता है। प्रेगनेंसी के अलावा जैसे आप यंग एज में कुछ प्रॉब्लम है, महीना बराबर नहीं आ रहा है, वट एवर रीज़न के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपके जाते हैं, तो पैप टेस्ट काफ़ी कॉमनली वो एडवाइस करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लगता है, नहीं, देयर इज़ अ रीज़न कि वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट से आपका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क पता चलता है, ओके। तो उसके कुछ रिकमेंडेशंस है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये भी स्क्रीनिंग मेथड है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी हम कर रहे हैं या फिर MRI जो हाई रिस्क ग्रुप में कर रहे हैं, कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, वैसे पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। इसमें साइटोलॉजिकली आपका कुछ सिक्रीशंस लेते हैं, वो उसको साइटोलॉजिकली माइक्रोस्कोपी के अंदर एवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि देखते हैं कि आपका सर्वाइकल रिस्क, मतलब उसमें कुछ आपको सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सेल चेंजेस। सर्वाइकल कैंसर पर से परफेक्टली ऐसे दिखेगा नहीं, उसमें कुछ सेल चेंजेस दिखते हैं, नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट होकर थोड़ा सेल का कैरेक्टर चेंज होता है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ अब आपको रेगुलर स्क्रीनिंग में रखना है, आप फ्यूचर में जाके सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या वो ध्यान में रख के आपको काउंसलिंग करेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर इन शॉर्ट आप स्क्रीनिंग के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। फेफड़ों के कैंसर, पेट के कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर के अलावा सर्वाइकल कैंसर है, ये भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ में ही होगा बिकॉज सर्विक्स लेडीज़ में रहता है। बट इसका एक मेल्स में, जैसे मैंने पहले आपको बोला वॉट्स रहते हैं, वॉट्स जैसे छोटी छोटी एक गांठ होती है पिगमेंटेड, जो मर्दों में भी हो सकती है टॉयलेट की जगह के पास, एनस के पास या जेनाइटल वॉट्स के पास, तो उनको दूसरे कैंसर्स में वो कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए हमने वैक्सीन के बारे में जो बात की थी पहले वो थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप वैक्सीनेटेड है तो भी आपको स्क्रीनिंग करनी है, मतलब आपने HPV वैक्सीन का वैक्सीन लिया है तो भी आपको स्क्रीन करना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो 100% आपको करना ही है। हाँ, किसी वजह से आपकी बच्चेदानी की थैली निकल गई है, कुछ अलग रीज़न की वजह से, कोई और बीमारी थी जिसके वजह से निकाल दी, जो बहुत कम पॉपुलेशन में होता है, तो उस केस में आपको स्क्रीनिंग आप अवॉइड कर सकते हो, ओके। उस केस में सिर्फ स्क्रीनिंग आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सर्विक्स जो हिस्सा होता है बच्चेदानी का हिस्सा होता है, बच्चेदानी पूरी निकल गई तो फिर उसका कैंसर होने का रिस्क आपका कम होता है। तो ये सिनेरियो में आप नहीं, बट अगर आपने वैक्सीन ली है, जैसे आप 9 to 26 या 30 ईयर्स के लेस एज ग्रुप में आपने वैक्सीन ले लिए तो आपको स्क्रीनिंग करना ही है। अब स्क्रीनिंग कब करना है आपको, ठीक है। स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स इसमें क्या है, अभी आपकी शादी की उम्र शायद कोई भी हो, कुछ लोगों की 20 से पहले हो जाती है, कुछ की 20 के बाद। अगर आपकी 20 से पहले भी शादी हो गई आपके घर में किसी की, तो भी आपको 20 से पहले स्क्रीनिंग नहीं चालू करना है सर्वाइकल कैंसर का। आपको 21 या 21 की उम्र के बाद से ही स्क्रीनिंग चालू करना है, और हर 3 साल में आपको पैप स्मीयर करना है 29 ईयर्स तक। 29 ईयर्स के बाद आपको पैप स्मीयर के साथ HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी टेस्टिंग करना है, ओके। और ये रहेगा 30 से अप्रॉक्सीमेटली 55 या 65 ईयर्स तक। और उसके बाद आप कंसेक्यूटिव 2-3 टेस्ट आपके नेगेटिव है अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, तो आप टेस्ट को बंद कर सकते हैं करना, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग के रिकमेंडेशन। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के रिकमेंडेशन, जब तक कि आप 70 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक आपको स्क्रीनिंग चालू रखनी है, ठीक है। 45 से चालू करके 70 ईयर तक। 70 के बाद आपकी रिस्क और चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा, ओके। उसके अलावा बहुत दूसरे कैंसर्स के स्क्रीनिंग मेथड है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में बहुत कॉमन है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स
PSA टेस्ट करवाते रहेंगे, आपका हुआ रहेगा या आपके घर में किसी का हुआ रहेगा, उसकी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। टेस्ट बुरा नहीं, आप करवा सकते हो, वो एक आइडिया आपको देगा फर्दर और टेस्टिंग करने के लिए। बट वो हाई है या वो अबनॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो गया। बहुत सारे इन्फेक्शंस में भी वो हाई हो सकता है, उसके लिए फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आपके यूरोलॉजिस्ट यानी पेशाब के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए बोलते हैं लोग कि स्वादुपिंड जो होता है, पैनक्रियास जो होता है, उसके लिए आपको रेगुलरली CT करवाना चाहिए, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है स्क्रीनिंग के लिए। ओके, इन शॉर्ट मैं सिर्फ बोलूँगी टोबैको प्रिवेंशन, यहाँ से टेक होम मैसेजेस मेरे लेक्चर से इतना ही है। तंबाकू हर फॉर्म में, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आपको अवॉइड करना है। जितना जल्दी आप स्टॉप करेंगे और कंटिन्यूसली स्टॉप करके रखेंगे, ऐसे नहीं बंद करके चालू कर दीजिए, तो आपके कैंसर के रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं सर। बट उसके बावजूद भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने लिया है तो आपके रिस्क बढ़ चुके हैं। बट अगर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं और फिर भी आपको कैंसर होता है तो आपके ट्रीटमेंट के जो आउटकम्स है वो बेटर हो सकते हैं, सेकेंड कैंसर अवॉइड हो सकता है, और आपके ओवरऑल जो मॉर्बिडिटी, मॉर्टैलिटी है, मतलब आपकी जान को जो खतरा है कैंसर से, वो कम हो जाए। ठीक है, सेकेंड थिंग है, कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट आपको 100% या इवन 50% आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है टू अवॉइड कैंसर। तो ये मार्केटिंग गिमिक में आप मत पड़िए। आप उसको आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, या कमज़ोरी हो रही है उसके लिए आप ले सकते हैं, बट इस सोच के साथ मत लीजिए कि मैंने ये टैबलेट लिया, ये मैं खा रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ तो मुझे कैंसर नहीं होगा। ये गलतफहमी में आप मत रहिए, क्योंकि गलतफहमी बीमारी को घर देगी, आप ध्यान नहीं दोगे और फिर बीमारी बढ़ जाएगी। ओके, थर्ड थिंग इज स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर टॉप मोस्ट कैंसर है इंडिया में अभी, पहले सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में था, इंडिया में शहरों में और गाँवों में सब जगह ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 कैंसर राइट नाउ। तो आपके घर में जितनी भी लेडीज़ है, आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी, जो भी उम्र के हैं, ये फोकस इंक्रीज कीजिए कि वो खुद अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सके। दूसरा, अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ तकलीफ रहती है, आप डॉक्टर सर्जन के पास आपके जाइए, एग्जामिन करवाइए। बहुत सारे फीमेल ब्रेस्ट सर्जन अवेलेबल है मेरी तरह आपके आसपास ही, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। आई अंडरस्टैंड कंफर्ट नहीं होता है एक मेल सर्जन के साथ, बहुत फीमेल सर्जन अवेलेबल है, आप डेफिनेटली, अगर नहीं है आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है आपको एक्सेसिबल, आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाइए जो लेडी है, बट जाइए, करिए कोशिश, क्योंकि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग। आप मिस कर सकते हो, वो नहीं मिस कर सकते, अगर वो भी मिस कर चुके तो इन्वेस्टिगेशन मिस नहीं करें। ओके, थर्ड थिंग, इन्वेस्टिगेशंस जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे आपको करना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पेसिफिक मैं बोलूँगी, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, प्लीज़ आप जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कुछ और चीज़ के लिए, अगर वो पैप स्मीयर एडवाइस करते हैं, प्लीज़ पैप स्मीयर कर लें। प्लीज़ मेक इट मैंडेटरी, 21 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियाँ पैप स्मीयर रेगुलरली एवरी 3 ईयर्स करें। ओके, टिल आप एटलीस्ट 60-65 ईयर्स के हो नहीं जाते। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस के इसमें मत पड़िए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए मत पड़िए, क्योंकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है सर। आपको वो हेल्थ बेनिफिट शायद दे दे, बट कैंसर प्रिवेंट करने का कोई नहीं। ये सारे स्टडीज़ बहुत ही लार्जर स्केल पे हुई है, 100, 200, 1000 पेशेंट्स की नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पेशेंट्स की स्टडीज़ पे बेस्ड ये रिकमेंडेशंस बनी है, और उसके बेसिस पे मैं और मेरे जैसे जो भी डॉक्टर बात करेंगे ये वही बेसिस पे बात करेंगे। तो ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है प्रिवेंशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, ये ध्यान में रखिए। ये आपको डराने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, आपको इसको ध्यान में रख के सतर्कता फॉलो करनी है। ध्यान में रखना है कि बाबा हाँ, अब मुझे टेस्टिंग करानी है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाके बात कर लूँ, व्हाटएवर। ये लेक्चर के बाद हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आए, आप कंफ्यूज रहो या कुछ, कोई बात नहीं। गूगल का सहारा लेने से अच्छा आप डॉक्टर का सहारा लें। मैं इतना ही कहूँगी कि गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में मिलती है, तो आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है यह आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ओके, वैसे ही वो डॉक्टर जो है आपके पेशेंट प्रोफाइल को याद में रख के, ध्यान में रख के आपको प्रॉपरली एडवाइस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज माइक प्लीज।
एक मैसेज बहुत वायरल होता है व्हाट्सएप पे कि पैडेड ब्रा जो होती है वो ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न मतलब हो सकती है। तो मैंने ये देखा नहीं, बट आई गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट, मेरे पास बहुत सारे ब्रेस्ट कंप्लेंट्स के लिए पेशेंट्स आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो बाद में डिटेक्ट होता है, कॉमन बेसिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत यंग गर्ल्स 15 ईयर्स से स्टार्ट होकर आते हैं। तो एक सबसे कॉमन कंप्लेंट अदर देन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट पेन, जिसको हम क्लिनिकल टर्म से मैस्टैल्जिया बोलते हैं। मैम सॉरी, मैं थोड़ा कैंसर से थोड़ा डिविएट हो रही हूँ, रेशमा मैडम थोड़ा कैंसर से डिविएट हो रही हूँ, नो प्रॉब्लम। सो ब्रेस्ट पेन मैस्टैल्जिया करके कॉमन 70-80% पॉपुलेशन में ये कंप्लेन है। पेन इतना सिवियर होता है कुछ औरतों में कि ऐसे लगता है एक गैस्ट्राइटिस का अटैक या हार्ट अटैक जैसा पेन होता है ना, वैसे मतलब वो सहन ही नहीं कर पाते, पेन किलर लेने के बावजूद भी दर्द कम नहीं होता। तो वो सिनेरियो में हम स्पोर्ट्स ब्रा एडवाइस करते हैं। दिस इज़ अ स्पेसिफिक ब्रा जो हम बोलते हैं स्पेसिफिकली, रीज़न ये है क्योंकि जो नॉर्मल ब्राज होती है, आपका ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट से कुछ टिश्यूज निकलते हैं लिम्फेटिक, जिसको बोलते हैं सफ़ेद पानी कैरी करते हैं, जैसे ब्लड कैरी करते हैं, साफ ब्लड, प्योर ब्लड, आर्टरीज एंड वेन, जैसे लिम्फेटिक्स होते हैं, वो लिम्फेटिक्स बगल में जाते हैं। ओके, सबसे कॉमन रूट ये होता है। दूसरा 85% यहाँ है, 15% यहाँ है और बाकी सारे जगह। तो 85% आपके बगल में जाते हैं, तो वो बगल में जाने के लिए वो लिम्फेटिक्स का फ्लो जब ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से ये लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकते हैं। तो इसका कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं, बट रात को सोने से पहले आपको आपकी ब्रा निकाल के सोना है। इफ़ आपको सोना ही है, कुछ औरतों को कंफर्टेबल नहीं लगता, तो आप स्पोर्ट्स ब्रा पे शिफ्ट कर सकते हैं, रात को पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसके लिए एडवाइस करते हैं। उससे काफ़ी पेशेंट्स को 95% पेशेंट्स हैव बेनिफिट विद दैट, बिकॉज उसमें लिम्फेटिक्स ब्लॉक नहीं होते हैं, आपका लिम्फेटिक फ्लो ईजिली चलता है, यहाँ गांठें फॉर्म करने का चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे अटक जाएगा तो यहाँ से लिम्फेटिक आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो गांठ फॉर्म करना चालू कर देता है। लेकिन इस पर कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये ब्रा पहनेंगे तो कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर कोई एक चीज़ का मसला नहीं है, मतलब सर्दी हो गई, बुखार हो गया, हाँ दवा ले ली ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके अंदरूनी फैक्टर, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रहेगी फिर भी आपको कैंसर हो जाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व विथ यू। ओके, कुछ लोगों को रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत होता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना रहेगा, वहाँ पे तो दिस इज रेडिएशन एक्सपोज, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ कैंसर इज़ वेरी हाई। हिरोशिमा नागासाकी, रिस्क ऑफ कैंसर आर वेरी हाई बिकॉज वो रेडिएशन का एक्सपोज हो चुके हैं। और वो रेडिएशन रिस्क कब बढ़ता है? 15-20 साल बाद, इमीडिएटली नहीं बढ़ता। तो कैंसर सडनली डेवलप नहीं होता है, ये बहुत पहले से शुरू होता है, आप नोटिस लेट करते हैं। और स्क्रीनिंग हम इसलिए बोलते हैं कि आप नोटिस करो, आप पहले से सतर्क रहो, ताकि आप वो एडवांस स्टेज पे ना पहुंचो जब सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ख़त्म हो चुके हैं और हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेट्स है एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर प्रेजेंटेशन, इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में नेशनलाइज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बहुत सारे जो NGOs एंड ऑल कर रही है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से नेशनलाइज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में है, हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कैंसर ओवर डिटेक्ट हो जाता है एंड ऑल दैट, नहीं होगा तो भी डिटेक्शन हो जाता है, बट एटलीस्ट आपको एक राइट टाइम पे पता चल जाएगा। तो दोनों के देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। ये जो NGOs, इनके जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर रेशमा के जैसे जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं हमको कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आपको ध्यान देना है। सडनली आप जो भी एज पे है अभी, वहाँ से आप शुरू कीजिए। आपके घर में जो भी लोग हैं, लेडीज़ है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, बेटी है, जो भी है, उसको एडवाइस कीजिए। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो मे बी इन फ्यूचर 10-15 साल बाद जाके हमको फ़ायदे दिखेंगे। हम कैंसर थोड़े अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएंगे और हम ट्रीट कर पाएंगे। अभी हम बहुत सारे कैंसर्स एडवांस स्टेज पे आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ कीमो होता है, पेलिएटिव सर्जरी होता है, जिसमें सिर्फ कैंसर का लोड हम कम कर रहे हैं, रिस्क कम नहीं हो रहा है, मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट कैंसर की वजह से उतना ही है पेशेंट। ओके, तो ब्रा से रिलेटेड कोई ये नहीं है, बट दिस इज़ वन थिंग फॉर मैस्टैल्जिया, ब्रेस्ट पेन के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। बट प्रोटेक्टिव वन फैक्टर इज़ कि आप रात को निकाल के सो सकते हैं टू अवॉइड कॉम्प्रेशन। दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग पे भी है, जैसे बच्चे हो गए तो बहुत वर्किंग लेडीज ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं, वो भी प्रोटेक्टिव है, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रिजल्ट है उसमें पता करने के लिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
समड़ी पीछे और एक किसी को हाँ बैठिए मैडम, वालेकुम सलाम, बैठिए बैठिए आराम से। दिमाग में चक्कर आने से कैंसर होता है? नहीं, बट चक्कर आ रहा है तो आपको जाके टेस्ट करवाना है कि चक्कर क्यों आ रहा है। दिमाग की वजह से आ रहा है, कान की वजह से आ रहा है, कमज़ोरी की वजह से आ रहा है, बुखार है इसलिए आ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपके बेसिक जनरल प्रैक्टिशनर जो है नज़दीक में सबसे वो आपको दवाई देंगे, 1-2 हफ्ता दवाई देंगे, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उनको, अगर वो नहीं बोल रहे हैं, आप उनको खुद से बोलिए मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजिए या न्यूरो फिजिशियन के पास भेजिए, वो आपको रेफ़र करेंगे और फिर उसके या फिर MD फिजिशियन का जो भी आपके एक्सेसिबल रहेगा वो। पर उससे कैंसर नहीं है, वो कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। क्योंकि 3-4 महीने से बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो आपको जाके टेस्ट करवाना चाहिए। क्या क्या करवाया आपने, जो करवाया है उस हिसाब से आप, अगर आप आपके डॉक्टर के पास गए तो खाली उन्होंने ब्लड टेस्ट किया। नहीं, बहुत सारे टेस्ट रहते हैं उसमें, तो वो आपको करवाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लली पूरा डिटेल में आपको नहीं बोल सकती, बट आपको आगे इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। समड़ी भी आए 1 और 2 अर्ली स्टेजेस है, 3 एडवांस स्टेज है, 4th स्टेज मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस यानी ऑलरेडी पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट के बाहर स्प्रेड हो चुका है। ब्रेस्ट और बगल एक कंपोनेंट है, तो स्टेज 3 में ब्रेस्ट, 2 और 3 में ब्रेस्ट और बगल इन्वॉल्वमेंट रहता है। 4 में आपकी स्पाइन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, दूसरी जगह लिवर में हो सकता है, स्प्रेड हो गया। तो आप कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हुए हैं, बिफोर स्टार्टिंग कीमो या सर्जरी कुछ भी, आपको वो डिटेक्ट करना है, वो पता होना चाहिए। अगर आप स्टेज 4 पे ही डिटेक्ट हुए सर, तो आपका कीमो पेलिएटिव कीमो है। पेलिएटिव कीमो का मतलब होता है आपको ट्रीट नहीं कर रहे, कैंसर का लोड कम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी आपको अगर मॉर्टेलिटी कैंसर की वजह से 1-2 साल में होने वाला है, तो मतलब 1-2 साल से जल्दी होने वाला है, तो हम 1 साल तक, 18 मंथ्स, 2 साल तक बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो रहे हैं जैसे, तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होने के बाद सर्जरी होती है। कीमो पहले देना है बाद में देना है वो हम डिसाइड करते हैं गांठ के बेसिस पे, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट पूरा निकाला है या नहीं निकाला है उसके बेसिस पे रेडिएशन ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, या ब्रेस्ट का ट्यूमर का साइज़ कितना है उस पर रेडिएशन ट्रीटमेंट। और एक ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। ओके, तो 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, आपका ट्यूमर क्या साइज़ का है, कैसा है, सब ध्यान में रखते हुए उसको डिसाइड किया जाता है। इसके बाद 5 इयर्स तक स्क्रीनिंग होती है, फॉलोअप्स होते हैं आपके, तो वो फॉलोअप्स आपको करने हैं। फर्स्ट ईयर में एवरी 3 महीने, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एवरी 6 मंथ, चौथे और 5वें साल में एवरी साल से। अगर आपने ट्रीटमेंट सारा कर दिया बट आपने फॉलोअप नहीं रखा, तो कैंसर वापस आने का जो ये होता है मिस कर सकते हैं आप। ओके, उसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन है रेकर हो सकता है। एंड इन लीवर में और जो पैंक्रियास पे कैंसर का इनकेस अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए क्या? पैंक्रियाज बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता है सर नॉर्मली। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर और आपके स्वादुपिंड यानी पैंक्रियास का कैंसर, तो वो जो डिटेक्ट होता है अर्ली लेट स्टेज में ही होता है, एडवांस स्टेज में। और उसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो बहुत लिमिटेड है सर। जैसे अगर एक फलाना एरिया ऑफ पैंक्रियाज में इन्वॉल्व है तो उतना भाग हम निकाल के सर्जरी कर सकते हैं, फिर कीमो डाल सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है जिसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट खून के नस होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको डैमेज नहीं कर सकते, वो जानलेवा होगा, टेबल पे डेथ होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो वो अगर ऑलरेडी उसमें भी एक पैरामीटर्स रहते हैं, तो CT स्कैन एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम असेस करते हैं कि हम इसको ऑपरेट कर सकते नहीं, ऑपरेट अगर कर सकते हैं तो क्या रिस्क है कि हम पूरा सक्सेसफुल सर्जरी कर सकते हैं। तो वो सर्जरी ये सब ध्यान में रखते हुए आपके उसके बाद कीमो, बट अगर वो नहीं कर सकते तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट कीमो होता है, और उसमें मॉर्टेलिटी रेट्स हाई है, यानी आपकी जान को खतरा होने का रिस्क ज़्यादा है पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर कैंसर में, और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। और लीवर पे अगर हो तो? लिवर में है तो भी सेम, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में है तो उतने भाग को हम निकाल सकते हैं। सर्जिकल मोडालिटी बहुत एडवांस्ड हो गई है, हमारे पास बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है अभी, जिससे लिवर जैसे बहुत वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी खून की नसें होती हैं इसमें,
तो ब्लीडिंग बहुत होता है। तो लिवर सर्जरी बहुत ही हाई प्रिसिशन सर्जरी है, जिसके लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं अभी, जिससे ब्लीडिंग नहीं हो, पेशेंट का कैंसर पूरा निकल जाए और उसके बाद हम प्रॉबेबली उनको कीमो पे डाल दें। तो कीमो का ट्रीटमेंट देना या नहीं देना ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं एज पर आपको कौन सा कैंसर है, क्या स्टेज पे है, आपका ट्यूमर साइज क्या है, लिम्फ नोड्स जैसे बगल की जैसी गांठें मैंने लिम्फ नोड्स बताया, जो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको कीमो जाना चाहिए या नहीं। तो एक फैक्टर नहीं होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, बट जितना जल्दी आप डिटेक्ट करोगे, तो ये कैंसर डिटेक्ट करने का कोई अर्ली एज नहीं है। तो जैसे आपको तकलीफ हो रही है, बहुत लोगों को पेट की तकलीफ होती है, उसको गैस 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 बोल के अवॉइड करते हैं बहुत सालों तक। अवॉइड मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है वो गैस नहीं हो सकता है वो कुछ और हो, ठीक है। बिकॉज अभी आपने ये टॉपिक, आपका क्वेश्चन और कुछ पूछना है सर? अच्छा, एक कैंसर पेशेंट है, यस, तो उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कितने डॉक्टर्स कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं? लाइक इम्यूनोलॉजिस्ट भी होता है उसमें, फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है, तो उसमें क्या टीम होती है लोगों की? कैंसर ट्रीटमेंट हमेशा एक टीम रहता है सर। ओके, वो टीम ज़रूरी नहीं एक ही जगह बैठता हो या तो, बट कैंसर एक पूरा ग्रुप रहता है। सबसे स्टार्ट होता है पहले रेडियोलॉजिस्ट से, ओके, जो आपके एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और वो करते हैं। दूसरा होता है आपके मेडिकल एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑपरेट करते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कीमो और हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करेंगे, इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो आपको रेडिएशन देंगे, ओके। एंड इम्यूनोथेरेपिस्ट जो होते हैं, वो इम्यूनोथेरेपीज एक न्यूअर मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत सारे कैंसर्स में जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके भी पर्सन केस टू केस वेरिएबल रहता है, वो डिसाइड करते हैं हम दे सकते हैं या नहीं। तो वो मेरे बाद में कलीग जाने वाले, वो डिटेल ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, मैंने सिर्फ इस पे रेस्ट्रिक्ट किया था, बट ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप कोई डॉक्टर के पास चले गए, जैसे आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, तो वो आपको बोलेंगे आप कीमो लेने के आप वहाँ जाए, इसलिए क्योंकि वो उसके स्पेशलिस्ट है, ठीक है। वो दे सकते हैं बट वो नहीं देना चाहते क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट से लो। कैंसर ट्रीटमेंट सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट नहीं है, जितने आप स्पेशलिस्ट से लोगे उतना आप बेटर है। तो जो रेगुलरली डील करते हैं वो पेशेंट्स के साथ, आप उनके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन? हमारे कुछ थोड़ा लेक्चर सुनना बोरिंग हो जाता है, अग्री, क्योंकि प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर पे इमेजेस देख के थोड़ा बेटर समझ में आता है। आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना हो सके आपको एक्सप्लेन किया है। ये अवेयरनेस लेक्चर है, यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन का आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी पे आप ये मत समझिए कि आपको आज सब समझ में आ गया है। प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई तकलीफ़ है आपके घर में, आपको आपके रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल, बाजू में कहीं पे भी किसी भी जानकारी में, प्लीज़ रेफर टू अ डॉक्टर, प्लीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब मिसकम्युनिकेट हो सकती है, बट ये सारी मिसकम्युनिकेट नहीं हो सकती जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं एंड जो उस ट्रीटमेंट में रेगुलरली ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उससे साथ, ओके, यस। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे अभी किसी को कैंसर हो गया है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, पूरे खानदान वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर बोले तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। अग्री सर। तो इसमें पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ से हम लोग मतलब ये पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो पूरा हेल्प करते हैं डॉक्टर। इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बॉम्बे में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इससे बेटर और कोई नहीं है। टाटा के 2 सेंटर्स हैं, एक बॉम्बे परेल में, एक नवी मुंबई, एक्ट्रैक्ट करके हम बोलते हैं। वर्ल्ड ओवर से टाटा में सबसे ज़्यादा कैंसर्स ऑपरेट होते हैं, ओके। बट वहाँ पे बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारी पॉपुलेशन का लोड बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, बट हमारा लोड बहुत ज़्यादा है, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वेटिंग पीरियड अवॉइड करने के लिए बहुत सारे बाहर डॉक्टर्स हैं जो टाटा से या तो ट्रेंड है, टाटा से एसोसिएटेड है, या फिर वॉट एवर ट्रेंड डॉक्टर्स है, आप उनके पास भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आप बोल रहे हैं, टाटा में सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे होता है, बट वहाँ भी आपको चार्जेस लगते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, एकदम कम्प्लीटली सब्सिडाइज नहीं है। दूसरे होते हैं ट्रस्ट, बहुत सारे जो आपको फंड करते हैं,
ओके, ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको फंड करती है। गवर्नमेंट की महात्मा फुले योजना एंड ऑल में कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है। बट आपको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट, मतलब पूरे ट्रीटमेंट के लिए, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, सबके लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे हम डॉक्टर्स हमारे लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करना, ताकि पेशेंट्स को अफोर्डेबल हो। तो हमारे साइड से जितना बेस्ट होता है हम करते हैं, हमारी पूरी टीम रहती है एंड हम उसके हिसाब से, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस, एक्सरे से चालू होके बायोप्सी से लेके आपके सर्जरी, कीमो होने तक। बहुत सारी फार्मा कंपनीज आपके कीमो का ट्रीटमेंट भी स्पॉन्सर करती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनका हेल्प लेते हैं, जिसमें आप हाफ अमाउंट भरते हैं, हाफ फार्मा कंपनी पर। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि सिर्फ टाटा पूरा लोड नहीं हैंडल कर सकता है। बीएमसी हॉस्पिटल्स बॉम्बे के आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल कैंसर। वो सारे कैंसर पेशेंट्स को KEM सायंत से टाटा भेजते हैं। सायंत में फिर भी थोड़े बहुत ट्रीटमेंट GI कैंसर के हो जाते हैं, बट बहुत सारे KEM, बिकॉज वो टाटा के नज़दीक है, वो सारे पेशेंट्स टाटा रेफर करते हैं। तो एक हॉस्पिटल कितना लोड ले सकता है, एक बियॉन्ड पॉइंट के बाद नहीं ले सकता। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप गूगल करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको सब मिलेगा। बस सिर्फ कुछ और चीज़ें जो होती है इसमें साथ एडिड इन्फॉर्मेशन आएगा, ये पाउडर खाइए, ये खाइए, कैंसर, ये इसमें मत पढ़ना। बस इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। आपका कैंसर ये नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, सप्रेस रहेगा। सडनली फ्लेयर अप होके एक एडवांस स्टेज में आपको ज़्यादा कंप्लेंट्स आएगी एंड देन फिर आप आओ। और हमने केसेस देखे हैं ऐसे, इसीलिए आपको एडवाइस करें कि ये सारी चीज़ों में मत पड़ें। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में एंड बहुत खुशी होगी कि मेरे लेक्चर से अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।